हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो 72nd बीपीएससी के लिए हमारी प्रबल सीरीज है ना, उसके अंतर्गत आज यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है उसके इतिहास सेक्शन वाले क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यूं तो बहुत सारे वीडियोस प्री रिकॉर्डेड मैंने कर दिए थे। आज कोई और वीडियो को हमको शेड्यूल करना था, बट देन आई रियलाइज कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स का आज एग्जाम हुआ है ना, और चूंकि इनिशियली हम लोग इतिहास वाले सेक्शन को देख रहे हैं, तो हमको लगा कि भैया इतिहास वाले सेक्शन से जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनका एक बार हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे कि ये जो सॉल्यूशंस होंगे ना, दे वेयर कंप्लीटली इन हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम में हम इनको कराएंगे। और अगर आपको अंग्रेजी माध्यम में इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सिविल फोड़ो का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे और सारे सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने करा रखा है। वाई आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली हमको 6-7 मैसेजेस प्राप्त हुए। ये प्रबल सीरीज को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसको इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप करते तो अच्छा होता। एंड मैंने हम्बली रिप्लाई किया कि सर मेरा भी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट है, हम इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करने सोचेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सिविल फोड़ो के प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां चीजें आपको मिल जाएंगी। न सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि जितने भी सेक्शन है उनको भी बहुत डिटेल तरीके से हम लोगों ने करा रखा है। अब आप लोगों में से कुछ बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे बोलेंगे कि भैया हम तो बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो क्यों मतलब हमको ये क्वेश्चन क्यों देखने चाहिए। तो पहला चीज जानेंगे कि इतिहास मतलब इतिहास होता है, ठीक है। मतलब बीपीएससी के लिए फादर ऑफ द नेशन कोई और नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई बीपीएससी के लिए कोई और है और यूपीएससी के लिए कोई और है। हाँ ठीक है, यूपीएससी का जो पेपर है वो काफी स्टैंडर्ड होता है, बाकी पीसीएस एग्जाम्स के मुकाबले कठिन होता है। बट जिस तरीके से एईडीओ में पेपर पूछा गया है, और अगली बार अगर हिस्ट्री में भी पेपर ऐसा पूछ दिया गया तो आप क्या करेंगे बीपीएससी में, ठीक है। तो थोड़ा ग्लिम्स लेंगे, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी आदत है कि मैं केवल एबीसीडी नहीं कराता हूं, बल्कि उसके इर्द गिर्द के भी बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूं, सो दैट और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। एक छोटा सा इवेंट हम आपको बताते हैं। मेरे एक पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं कि कभी भी एग्जाम दे करके आते हैं ना, तो चीजों को मिलाते नहीं है, ठीक है। और छोटे भाई की तरह मैं उनको मतलब स्नेहवत तरीके से उनको मतलब जानता हूं, तो मैं हर बार उनको एडवाइस करता हूं कि भाई कहीं पे एग्जाम हो रहा है तो उसका एक बार पेपर आप देख लो, ठीक है। और न सिर्फ पेपर देखो, लेट्स से कि पिछले बार यूपीएससी में जो आपने गलतियां की ना, उन गलतियों को एक बार रेक्टिफाई करने सोचो, उसको सुधार करने सोचो। तो यही रीजन है कि भले हो सकता है कि यूपीएससी आपने नहीं दिया हो या नहीं देने की इच्छा है, आप बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं, लेकिन इतिहास के 19-20 अच्छे क्वेश्चंस को देख लेना, कोई एज सच बुराई इस चीज में नहीं। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको चाहिए तो सिविल फोड़ो के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां चीजें हम इंग्लिश मीडियम में करा। प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला में, और एक और चीज आपको बताते हैं, इलिमिनेशन टेक्निक एंड स्मार्ट गेज। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हर चीज हम लोगों को नहीं आता है, माता सरस्वती के अतिरिक्त और इंफॉर्मेशन किसी एक सिंगल आदमी के पास हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कैसे इलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे, कैसे स्मार्ट गेज के थ्रू ही जो भी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन से हम कैसे चीजों को कर सकते हैं, वो चीज इस लेक्चर में ऐसा हम लोग सीखेंगे। 19 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत प्रमुखता से हम बता रखे थे। 3 क्वेश्चन और ऐसे जिसको इनडायरेक्टली आपको रिफर किए थे, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने क्लास में डिस्कस नहीं कराया था। अब यूपीएससी के पेपर में भैया कोई भी आदमी क्लेम नहीं कर सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम ऐसा सारे के सारे 3 बता दिए, ठीक है। कोई बोले तो मानिए कि झूठ बोल रहा है। अगला देखिए, प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है। आप लोगों को पता है ना कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म था ना, वो बहुत उसमें शुद्धता थी। भगवान बुद्ध कभी नहीं बोलते थे ना कि भाई हम देवता आदमी हैं, वो बोलते थे कि हम इस पर्टिकुलर अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग पर चले और हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम एनलाइटेड वन बने, और सिमिलरली अगर आप भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी रास्ते पर चलिए। हम लोगों ने और क्या बात किया हुआ है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, उसमें बौद्ध धर्म के 2 आरंभिक 3 पिटक में से 2 पिटक का क्या होता है, संकलन होता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और जो दूसरा वाला बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें महासंघिक और थेरीवाद में ये लोग बट गए। थेरीवाद आगे जाकर के
महायान और हीनयाना में से क्या बना? हीनयाना बना। और हीनयान में कभी भी भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तो जहां पे भगवान बुद्ध को इंडिकेट करना होता है ना, वहां पर रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। चार चीजें दी गई हैं कि प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान किस चीज को दर्शाता है। महापरिनिर्वाण आप लोगों को पता ही है कि कुशीनारा या कुशीनगर में चुंद के यहाँ खाना खाते समय फूड पॉइजनिंग के कारण भगवान बुद्ध मरे। ठीक है, मरे निगेटिव शब्द है, ठीक है, उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, गलती हो गई। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, कि क्या होता है, घर त्याग वगैरह की कहानी। प्रथम धर्मोपदेश हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोई ऋषि पट्टनम या सारनाथ में क्या होता है ना, कि ये जाकर के पहली बार उपदेश देते हैं। लेकिन अगर रिक्त स्थान दिया गया है ना, तो वो इस चीज को इंडिकेट करता है, मानो भगवान बुद्ध का शरीर यहाँ पर भले प्रेजेंट है, लेकिन इनकी आत्मा, इनका जो चेतना का स्तर है ना, वो कहीं और विचरण कर रहा है, वो ज्ञान की दुनिया में विचरण कर रहा है। तो बुद्धिज्म में अगर रिक्त स्थान है ना, तो भगवान बुद्ध के ध्यान को इंडिकेट करता है कि ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में मेरा शरीर बैठा हुआ है, लेकिन जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जो चिंतन वाली चीज है, वो हम सोच रहे हैं और मेरी जो चेतना है वो कहीं और है। तो रिक्त स्थान मतलब बुद्ध के ध्यान। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन कौन से सुमेलित हैं। वीतस्ता उल्टा कर दिया है। झेलम हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कोई बैटल ऑफ हाइडा पीस रहा हुआ है, किसके किसके मध्य? सिकंदर और पोरस के मध्य। किस वर्ष हुआ है? 326 बीसी। ठीक है, तो इस चीज को जानेंगे। वितस्ता हमारे वैदिक ग्रंथों में नाम रखा गया है झेलम का। अस्किनी रखा गया है चिनाब का। ठीक है, परुष्णी रखा गया है रावी का। और इसी रावी नदी के किनारे क्या हुआ है? बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, 10 राज्य युद्ध हुआ है। और व्यास का सिंपल जो प्रारंभिक नाम था ना, वो ययावती न होकर के सिंपली बी आपको पासा था। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा? सदा नीरा, गंडक वगैरह, उन सारे फैक्ट्स को जानेंगे। एक और नदी के बारे में बता रखे हैं कि जो नर्मदा नदी है उसको रिफर किया गया है किस नाम से? रेवा नाम से, इसीलिए गाना है माँ रेवा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला और दूसरे को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया है। और सुमेलित सही पूछ रहा है, मतलब पहला दूसरा कट कर देंगे, चौथा भी कट कर देंगे। ठीक है, बच गया केवल 3। तो परुष्णी मतलब प्राचीन नाम रहा हुआ है रावी नदी का। क्या कहीं ऑप्शन में है? सी इसका करेक्ट आंसर। अमरावती स्तूप के बारे में पूछा है और उसकी उद्भूत मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये निचली कृष्णा घाटी में स्थित है। पहला चीज जानेंगे कि अमरावती का स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। अब देखिए, इस फैक्ट में ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व कर रहा है। पहला चीज तो जानेंगे निचली कृष्णा घाटी। तो जो कृष्णा नदी है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? आप लोगों को बता रखी है ना कि ऐसे याद रखिए कि भगवान कृष्ण महाबली देवता है, तो ये महाबलेश्वर के पास से ओरिजिनेट करती है कृष्णा नदी। दिमाग में बिठा लीजिए, भगवान कृष्ण महाबली देवता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र से कोई नदी अगर ओरिजिनेट करती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और अगर वो दूसरे राज्यों को पार करके आंध्र प्रदेश तक बहती हुई आती है, तो वही तो उसकी निचली घाटी होगी ना। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अमरावती मूर्तिकला शैली की प्रवृत्ति दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, आप अगर मेरे बगल में ना कोई एक खाने का डिश या कोई और पेंटिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो हम भी उस चीज से जरूर प्रभावित होंगे। हम भी उस खाने के आइटम को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हम भी आपकी पेंटिंग को सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया हुआ है कि यूनानी जब इंडिया आए तो वो लेकर के आए हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट देख देख करके, भाई उसी आदमी के पास हम डेली सौदा लेने जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाई वो मूर्ति बना रहा है, तो हम लोगों ने गांधार कला का विकास किया। उसी से जाकर के पूर्णतया भारतीय हम लोगों ने मथुरा कला का विकास किया। तो भाई ये जो अमरावती है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? साउथ इंडिया में है। तो अमरावती का प्रवृत्ति दक्षिण भारतीय मूर्ति कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरे भाई, दक्षिण भारत में एक जगह है, उसका दक्षिण भारत पर प्रभाव पड़ा, तो गलत कहां से हो जाएगा? और वहीं नीचे चले आइए तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के पास हमारे सांस्कृतिक संबंध है ही, हम लोग को पता ही है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका सही हो जाएगा। लेकिन आकार की दृष्टि से माना जाता है कि सांची स्तूप के बाद भी सांची स्तूप से बड़ा इसका आकार है। और देखिए, बोल रखे हैं ना कि यूपीएससी क्या करता है ना कि एक्सट्रीम लाइन को हमेशा एलिमिनेट करिए। आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान है, एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कर रहा है। एक्सट्रीम लाइन है और एक्सट्रीम लाइन से बचेंगे। ठीक है,
तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, मतलब करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा आपका बी। अब इस क्वेश्चन में देखिए ना कि तीसरे वाले स्टेटमेंट के लिए क्या आपके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए क्या, ठीक है। आप किसी गांव में रहते हैं, उस गांव में कोई एक अच्छी चीज है, उसको आपने सीख लिया, तो सारे लोग सीखते हैं वो नई चीज कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है कि निचली कृष्णा घाटी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संगम साहित्य तमिल भूमि के इतिहास की बात कर रहा है कि राजा और उसकी वंशावली के निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है। पहला चीज तो जानेंगे, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ देगा, सुमेलित नहीं बोल रहा है, कौन से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो क्या हम आप लोगों को नहीं बता रखे हैं, सेन गुट्टुअन कौन से डायनेस्टी से आता था, चेर से आता था, इसी को क्या कहा जाता था, लाल चेर कहा जाता था, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से गलत है, मतलब आपको सुमेलित नहीं है बताना है, ये सुमेलित है, तो इसका मतलब कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, पांड्य राजा क्या नेदुन जेलियन था। तो देखिए क्लास में जाकर के देखिए हम बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बताए हैं कि इलंगो अदिगल कौन सी किताब लिखा है, शिल्पादिकारम का रम, ठीक है, नुपुर की कहानी, जिसका मतलब होता है क्या, नुपुर की कहानी, ठीक है। याद ऐसे रख सकते हैं, इलंगो लगता है कि किसी चीज को गलाना है, किस चीज को गलाना है, गहने को गलाना है, तो इलंगो अधिगल ने शिल्पाधिकारम लिख रखा है, और उसका एक नायक हम आपको बता रखे थे कि भाई आपको नेदुन जेलियन एक उसका नायक है। इसका मतलब कि ये दोनों आपके आंसर में हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो 3 और 1 दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 को एलिमिनेट कर दीजिए और 1 को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए। अब लेट्स से ये दूसरे वाले राजा का नाम उदयन जेरल, इसका नाम अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन को बना लेते। इसीलिए अगर कुछ नहीं भी फैक्ट एग्जाम में आता है ना, तो हाय तौबा नहीं मचाना होता कि अरे मेरा दुनिया खत्म हो गया, हमसे नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखिए, शायद उसको आप बना दें। 1939 में क्या हुआ है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। ये पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने क्यों बनाया ये आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट देता है कि बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में असफल रहे, विफल रहे। आप लोगों को पता है ना त्रिपुरी क्राइसिस क्या हुआ है 1939 में कि सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीता, यहां मान लीजिए कि हम रमैया लिख दिए हैं, पटाभी सीता रमैया को हरा देते हैं, बावजूद इसके कि वो गांधी जी की व्यक्तिगत पसंद थे। तो भाई गांधी जी की व्यक्तिगत पसंद को अगर आप हरा देंगे, गांधी जी बहुत एनॉयड भी हुए, वो एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं ये पटाभी सीता रमैया नहीं हारा है, ये मैं मान रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत हार है। तो इसका मतलब कि वो उनका विश्वास जीतने में जरूर विफल रहे होंगे। अगर विफल नहीं रहे होते तो फिर कम से कम उनको सपोर्ट मिला होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखिए, कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वो बोस को समर्थन देने में विफल रहे। वामपंथियों की बात हो रही है, लेफ्ट विंग की बात हो रही है, लेकिन कौन सा लेफ्ट विंग, एमएन रॉय वाला लेफ्ट विंग नहीं, सीपीआई पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर भी तो लेफ्ट विंग था। राम मनोहर लोहिया हो गए, आचार्य नरेंद्र देव हो गए, ठीक है, जेबी कृपलानी हो गए, इसके अतिरिक्त राम मनोहर लोहिया हुए, जयप्रकाश नारायण हुए। तो इनमें एकता नहीं थी और वो बोस को समर्थन देने में विफल रहे। हम आप लोगों को क्या बताए थे कि कांग्रेस के अंदर भी लेफ्ट विंगर्स का नंबर बढ़ रहा था। जो एक्सट्रीम लोग थे उसमें से आते थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये लोग यंग लोग थे। यंग ब्लड तो आप जानते ही है ना कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम एग्रेसिव हो। और वहीं भारतीय समाजवाद में निष्ठा थी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण वगैरह की। तो मेरी आपकी अगर आइडियोलॉजी एक नहीं होगी ना, तो दैट मीन्स मेरे तरफ से आपको कोई सा भी समर्थन नहीं मिल रहा होगा। तो इसका मतलब सही है कि कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं रहा होगा और उन्होंने बोस वाले वामपंथ को, उनके वाले लेफ्ट आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और ये गलत है। क्या हम आप लोगों को नहीं बताए थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने घर में नजरबंद किया। अब नजरबंद किया तो फिर क्या हुआ कि भाई इन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, इन्होंने बहुत बड़ी दाढ़ी बना ली, बढ़ा ली। और कुछ समय के बाद क्या हुआ है कि दाढ़ी जब बढ़ जाती है तो आदमी का चेहरा चेंज हो ही जाता है। वहां से ये अपने ही घर से नजरबंद से बाहर निकल के भाग गए
और भागने के बाद अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी चले गए, ठीक है। जियाउद्दीन और ऑरलैंडो मोशेट्टो जैसे नाम वो यूज करते हैं। और साथ साथ के हम आपको ये नहीं बताए थे कि भाई वामपंथी जो है उन्होंने मदद किया था। वामपंथी जैसे सीपीआई एमएल हो गया, ठीक है, या सीपीआई के और भी अदर विंग है, तो उनके बीच आपस में आपको क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, समर्थन होता है, सपोर्ट होता है। तो अगर बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे होंगे, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पार्टी अभी भी भारतीय चुनाव में सक्रिय है, ठीक है, तो ये पार्टी अगर लेफ्ट विंग वाली होगी तो इसको तो जरूर समर्थन मिला होगा ना। तीसरा गलत, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन में 3 नंबर को छांट दीजिए। और पहला और दूसरा हम लोगों ने देखा कि सही है, पहला तो सबसे ज्यादा सही है। तो ऐसा स्टेटमेंट देखिए जिसमें आपको पहला वाला सही हो लेकिन तीसरा वाला ना हो। तो ऐसा एक ही स्टेटमेंट है, बी वाला। ये भी जानेंगे कि एम एन रॉय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। जो जयप्रकाश बाबू थे ना, लोकनायक जयप्रकाश बाबू थे, वो किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे? वो महात्मा गांधी के समाजवाद में बिलीव करते थे, ठीक है। अब आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट इस डिस्कशन को देख रहे होंगे ना, देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तभी ये टर्मोलॉजी, ये अच्छी चीजें आपके समझ में आएंगी। और अब अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भैया अच्छा है बुरा है हमको नहीं पता है, लेकिन जो है यही है, तो न्यूज़पेपर तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और आपको 4, विच इज बी। अगले में आते हैं 1856 में अवध के एनेक्सेशन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हम लोगों ने क्या बात किया हुआ है कि आपको क्या करता है कि डलहौजी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आता है, हड़प नीति लेकर के आता है, और उस हड़प नीति में बात करता है कि जिस भी राजवंश का नेचुरल हेयर नहीं होगा, प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस सारे राजवंश को जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक्वायर कर लेगी, हड़प लेगी। लेकिन अवध के उस समय के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके साथ समस्या ये थी कि उनके बहुत सारे बच्चे थे, एक दो हो तो आप उनको मरवा भी दे, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो कितनों को मरवाएंगे। तो उनके ऊपर माल एडमिनिस्ट्रेशन या कुशासन का आरोप लगा करके बोला गया कि ये आदमी ठीक से राजकाज नहीं चला रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। लेकिन अंग्रेजों को डर क्या हुआ कि वाजिद अली शाह वो लड़ने भिड़ने में बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, काय डरपोक आदमी थे, लेकिन कला के संपोषक थे। कथक जो नृत्य है उसको क्या किया है कि उन्होंने संपोषित किया हुआ है। इवन आप में से कुछ लोगों को कलकत्ता बिरयानी हो सकता है खाने में अच्छा लगे, कलकत्ता बिरयानी में आलू ज्यादा होता है। जब इनको अवध से निकाल दिया गया ना, तो ये जाकर के रहने लगे कलकत्ता। ब्रिटेन की महारानी से भी इन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया, पहला चीज। दूसरा चीज कि भाई अब इनके पास पैसा रुपया नहीं था, लेकिन बिरयानी खाने की आदत थी, तो चिकन को रिप्लेस कर दिया आलू से, और वही होता है कलकत्ता बिरयानी। अब मजाक मजाक में हम आपको बहुत सारे जीएस के फैक्ट बता रहे हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। पूछेंगे कि भाई कलकत्ता, इनको अवध से, लखनऊ से निष्कासित करके कहाँ भेजा गया, तो कलकत्ता भेजा गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को लगता था ना कि जो तालुकदार हैं, मतलब जो छोटे मोटे जमींदार हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं कि भाई वाजिद अली शाह का साथ दे सकते हैं, तो उनकी भू संपत्ति को जब्त कर लिया गया। देखिए आधा स्टेटमेंट सही है, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र और किले अधिकार में रखने दिए गए, जिससे हमको डर लगेगा ना कि आदमी कल मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो हो सकता है कि भू संपत्ति हम बाद में जब्त करें, पहले उसके अस्त्र शस्त्र हम सीज करेंगे। इसीलिए आधा स्टेटमेंट सही है, आधा स्टेटमेंट गलत है। आधा भी गलत मतलब ये स्टेटमेंट गलत। अब आपको आंसर में देखना है कि वन जहां पे भी है वहां पे आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया था, तो ये किया गया था। और तालुकदारों को हटा करके कृषकों से सीधे राजस्व लेने में अब ये लोग विश्वास करने लगे थे। अब आप सोचिए ना कि जमींदारों को हटा देंगे तो भाई टैक्स कलेक्शन कहां से होगा। तब हम क्या करेंगे कि जो आपको फार्मर्स हैं, पीनेंट है, उनके पीजेंट क्लास है, उनके साथ डायरेक्टली हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, और फिर इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 देखिए ए में। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के एक्ट के बारे में बात कर रहा है। 1919 वाले को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 वाले को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में से जो मॉन्टेग्यू होता था, जो पहला वाला नाम होता था वो राज्य सचिव होता था, और दूसरा वाला नाम क्या होता था? इंडिया का वाइसरॉय होता था। मार्ले मिंटो में मार्ले क्या होंगे? भारत के राज्य सचिव होंगे, नहीं था, ठीक है। पार्डन मी, सम्मान सूचक शब्द क्यों इस्तेमाल में है? सम्मान इतना हल्का चीज थोड़े है हम इंडियंस का कि ऐसे ही किसी अंग्रेज पे लुटाए। तो अब फिर आपको हम फैक्ट बता रहे हैं। 1909 मार्ले मिंटो, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसके बारे में बोल रहा है
किसने पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांतों को बनाए रखा और विस्तृत किया? पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का प्रावधान कहां पर किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में किया गया। इसी में क्या बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी किया गया, कुछ ऐसे सीट्स रिजर्व होंगे जिसके लिए चुनाव में खड़े भी केवल मुस्लिम होंगे और उनको वोट करने वाले भी केवल मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो यहां से एक फैक्ट जानेंगे कि अगर पूछे कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कहां से, तो शुरुआत यहां से नहीं, शुरुआत 1909 से। अब क्या इसने पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांतों को बनाए रखा और विस्तृत किया? तो हाँ भाई, बनाए भी रखा, विस्तृत भी किया। अब सिखों को भी, जो सिख कम्युनिटी है उसको, और एंग्लो इंडियन, इनको भी, इन तक भी ये पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, पृथक निर्वाचन मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। ऑब्वियस सी चीज है ना भाई कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि मुसलमानों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दो, सिखों को अलग से दो, महिलाओं को अलग से दो, दलित वर्ग को अलग से दो, ताकि सारे लोगों के मन में ऐसा चेतना है कि भैया भारतीय राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं है, हम अपने अपने लिए अपने राइट्स को प्रिजर्व करके खुश रहते हैं। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, वंचित वर्ग पृथक निर्वाचन मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। ठीक है, अब वंचित वर्ग मतलब एससी एसटी कम्युनिटी की बात हो रही है। अब आप जाकर, हालांकि इसके इंग्लिश वाले लैंग्वेज में थोड़ा लैंग्वेज डिफर किया है, हमको लगता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ ना थोड़ा अन्याय होता है शायद, मतलब आप लोग इंस्ट्रक्शन में ही बोल देते हैं कि अगर कुछ भी अंतर पाया गया तो उसमें इंग्लिश वाले को स्टैंडर्ड मानेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक थोड़ा सा छोटा सा गलती है। तो वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब की कहानी है? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की है। अभी जाके देखिए, मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स बना रखा है जिसमें बोला है कि भाई हम लोग जो शब्दावलियां यूज कर देते हैं, नीची जाति ऊंची जाति, कभी मत करिए। पूरा उस शॉर्ट्स को देखिए, उससे आपको जीएस के दो फैक्ट पता चलेंगे कि एससी एसटी जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, इस टर्म को क्वाइन करने वाले, ये टर्म किसने पहली बार यूज किया? तो साइमन कमीशन ने। ठीक है, साइमन कमीशन के आधार पर क्या बनाया गया? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर 1932 हम लोगों को पूना पैक्ट पता है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के मध्य, जहां 71 सीटों की जगह महात्मा गांधी ने कहा कि अगर संयुक्त तौर से चुनाव लड़ा जाए तो 147 सीट्स हम दे देंगे। ठीक है, तो वंचित वर्ग की बात 1935 में है। 1919 क्या है? राज्यों में द्वैध शासन की बात करने वाला है। तो एक दो सही हुआ, तीन गलत हुआ। एक दो को सही मानिए, तीन को गलत मानिए, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि जो संगीत होता है ना, उसके भारत में दो क्लासिकल म्यूजिक, जो पारंपरिक म्यूजिक है, उसके दो भाग माने गए हैं। एक हिंदुस्तानी और दूसरे को बोलते हैं कर्नाटिक। ठीक है, कर्नाटक संगीत। अब नाम मल्लिकार्जुन है तो बड़े चांसेस हैं कर्नाटक के होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए। लेकिन ये जो घराने का तरीका होता है ना, जो घराने का स्टाइल होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखने को मिलता है। ठीक है, घराना मतलब सिंपली इतना समझ लेना है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टाइल का गाना, मतलब हनी सिंह टाइप के जो गायक हैं वो एक अलग घर में, एक अलग घराने में शिफ्ट हो जाए, और जो अच्छे क्लासिकल गायक हैं वो एक जगह आपको हो जाए। तो क्यों ये व्यक्ति चर्चा में रहे हुए हैं? बिकॉज पंडित मल्लिकार्जुन मसूर कर्नाटक के होकर के वो हिंदुस्तानी संगीत में रुचि रखते हैं। और किस घराने से वो एसोसिएटेड है? तो जयपुर। जयपुर के पास ही एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था अंतरौली, तो ये जयपुर अंतरौली घराने से थे। ठीक है, बीपीएससी के लिए मे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या शायद है भी, हो सकता है आने वाले समय में पूछते। ठीक है, क्षेत्रपत्नी शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेखित है? मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। अब समझेंगे ये शब्द क्या होता है। हम आप सारे लोगों की जो पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं हम सारे लोग गांव से आते हैं। गांव में जाकर के एक बार देखिए, आप लोगों को पता भी होगा कि हर गांव में माना जाता है कि वहां एक ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब समझना है कि गांव के कोई बुजुर्ग थे, वो मर गए, बड़े अच्छे आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, और मरने के बाद भी एक तरीके से गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड क्षेत्र पत्नी माना जाता है एक ऐसी स्पिरिट, मतलब ये भी तो जो ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी तो स्पिरिट ही हुआ ना, एक ऐसी आत्मा
जो मरने के बाद भी उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रही है। पति मतलब क्या होता है? स्वामी होता है। तो पत्नी मतलब भी एक तरीके से उस जमीन को प्रोटेक्ट करने वाली। अब किस ग्रंथ में उल्लेखित है? अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का ग्रामर है, तो इसमें नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा हुआ है, ठीक है, राजनीति विज्ञान के ऊपर, इसमें नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो मोस्टली देवताओं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंद्र हो गए, नाशत्य हो गए, अग्नि हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए। और महिला देवियों की चर्चा मिलती है, फीमेल डिटीज की चर्चा मिलती है, लेकिन बहुत कम मिलती है। जैसे अदिति की चर्चा मिलती है, उषा की मिलती है, लेकिन क्षेत्र पत्नी की नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और बात हम आप लोगों को क्या बताएं कि ये स्पिरिट टाइप से, मतलब डेमी गॉड है, इनको अर्ध देवता माना जा सकता है। एक तरीके से ये घोस्ट या स्पिरिट है। और अथर्ववेद का क्या मतलब होता है? डिवाइन मैजिक, पवित्र जादू, ठीक है। और पवित्र जादू क्या काम करता है? वो बुरी आत्माओं को दूर रखता है और अच्छी आत्माओं को आकर्षित करता है। तो आत्मा या स्पिरिट की बात हो रही है, तो उससे भी आप लोग गेस कर सकते थे अथर्ववेदा, ठीक है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट आई एम्फसाइजेस अगेन एंड अगेन दैट बहुत सारे क्वेश्चन आप हियर एंड देयर आप स्मार्ट गेसिंग के थ्रू या एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। और यही रीजन है कि इन सारी चीजों को हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? राग मतलब क्या होता है? मतलब एक फिक्स शैली में गानों को गाना। जैसे ध्रुपद हो गया, ठीक है, ध्रुपद से ही आगे ख्याल वगैरह निकले। ध्रुपद का नाम ध्रुपद क्यों है? ध्रुपद वर्ड ही निकला हुआ है ध्रुव तारे से। ध्रुव तारा क्या करता है? वो आसमान में एक जगह पे नॉर्दर्न डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हमेशा उत्तरी दिशा, अंधेरी रात में भी अगर आपको देखना हो कि उत्तर दिशा कौन सी है, तो ध्रुव तारा जिधर को है वो उत्तरी दिशा। तो ध्रुव तारा क्या है? आकाश में अटल है, फिक्स्ड है। तो ठीक वैसे ही गाने में बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बहुत हनी सिंह नहीं बनेंगे, बहुत हेयर एंड देयर के राग नहीं जोड़ेंगे ना, तो वो ध्रुपद। तो कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? करेक्ट आंसर होगा धीर शंकरा भरणम, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार जान लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हम लगता है ना कि रॉयल कमीशन वाला क्वेश्चन ये लोग डालना भूल गए हैं, ठीक है। और इस ये हम अपने क्लास नोट से इसलिए चीजों को डाल रखे हैं बिकॉज वो चीजें आप लोग बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें कि एज इट इज यही फैक्ट बता रखे थे और वही फैक्ट यहाँ पर पूछा, ठीक है। क्वेश्चन शायद इन लोगों ने डालने में गलती कर दी है, बट बहरहाल हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कर देते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बोलेंगे तो हम आप लोगों के लिए पढ़ देंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट और सो। एक सेकंड दे दीजिए हमको। तब तक आप लोग भी देखिए कि भैया किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सेलेक्ट होने के लिए कितना मेहनत लगता है, ठीक है। बस क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि हिल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टीलिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ए इसका, भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। और गलत वाले ऑप्शन क्या है एलिमिनेट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए, भारत के आयातकों को क्यों सपोर्ट करेंगे अंग्रेज? और देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है ना 1 अप्रैल 1935 को, इससे संबंधित एक्ट कब का है? 1934 का है। और इस एक्ट को लाने में, रिजर्व बैंक को स्टैब्लिश करने में, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है, अच्छा गलती से हम 2 बार इसको दबा दिए, ठीक है, मेरी गलती है, पार्डन। तो हिल्टन यंग कमीशन कब का है? एग्जाम में पूछेंगे 1926, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये क्या करता है कि रुपए और स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब समझना है ब्रिटिश पाउंड, उन लोगों के बीच विनिमय दर को स्थापित करने के लिए इसको आपको स्टैब्लिश किया गया था। क्या रीजन था? स्वर्ण के सापेक्ष रुपए के मूल्यह्रास को रोकने के लिए। नहीं भाई, अंग्रेज ऐसा नहीं करना चाहेंगे, ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए, भारतीय व्यापारियों को क्यों ये लोग लाभ पहुंचाएंगे? 2 ऑप्शन ऐसे ही कट कर देंगे। करेक्ट आंसर है भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। भारत चूंकि इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी और भारत का जो क्रेडिट है वो वर्ल्ड वाइड बना रहे, वो भी उनके इंटरेस्ट को सर्व करता था। जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, एक्ट कब का है? 1934।
अगला जानेंगे कि प्रारंभ इसका किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में क्या किया गया है कि स्थायी रूप से मुंबई में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मुख्यालय अभी मुंबई है, ठीक है। लोगों में देखेंगे तो शेर दिख रहा होगा। और हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि जो ये कमीशन है ना हिल्टन यंग, इसका वास्तविक नाम है रॉयल कमीशन, ठीक है। भारतीय मुद्रा और वित्त के ऊपर, इंडियन फाइनेंस और मनी के ऊपर रॉयल कमीशन, उसी की सिफारिशों के आधार पर आपको क्या किया गया है, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया है। तो हिल्टन यंग कमीशन पूछे या भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन पूछे, दोनों एक ही चीजें हैं। और हम लोगों ने क्या जाना कि भैया 1934 का एक्ट है, 1935 फर्स्ट ऑफ अप्रैल रिजर्व बैंक स्थापित किया गया है। एक और फैक्ट जानिए कि 1948 के एक्ट से 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब वो भारत सरकार की अब प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाली ग्रंथों में आपको 4 प्रकार के सिक्कों का नाम दिया गया और बोला है कि उसके प्रथम स्पष्टतया संदर्भ समाहित है। क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है? ऋग्वेद मतलब 1500 से लेकर के 1000 बीसी, पोस्ट वैदिक मतलब 1000 बीसी से लेके 600 बीसी, और 600 बीसी से आगे के कालखंड को हम लोग बोलते हैं महाजनपद काल। इसी कालखंड में क्या होता है, मुद्रा का चलन होता है, और मुद्रा के चलन को प्रारंभिक जो मुद्राएं थी उनको या तो आहत कहा जाता था, और या तो क्या कहा जाता था, या तो आहत या तो पंचमार्ग कहा जाता था, पंचमार्ग, ठीक है। तो पाली ग्रंथों में, और उसी समय बुद्धिज्म भी राइज कर रहा था, तो दैट मीन्स पहला वाला स्टेटमेंट आपको सही है। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक आहत सिक्कों, पंचमार्ग सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांशतया किससे बने हुए थे? चांदी से बने हुए थे। भाई ठीक है, आपको यूपीएससी नहीं देना है, लेकिन अच्छे से फैक्ट तो जान लीजिए। पहला चीज की पाली ग्रंथों में आपको सिक्कों का उल्लेख है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, सिक्कों को क्या कहा जाता था? पंचमार्ग या आहत कहा जाता था, दोनों में से कोई सा भी टर्म दे देंगे। और आरंभिक जो सिक्के थे अधिकांशतया वो चांदी के बनते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब बोल रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इन दोनों से संबंधित है? शहरी जीवन के उद्भव से, देखिए गांव में क्या चलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। आप कुछ मेरे पास कुछ चीजें, मतलब लेट से हम लोहार हैं, आप सुनार हैं, थोड़ा आप सोना हमको दे दीजिए, मेरे से बहुत लोहा लेकर के जाइए। शहरों में ऐसा नहीं होता है, मुद्रा चलती है शहरों में। तो शहरीकरण के विकास के लिए भी ये चीजें अच्छी रही होंगी, मुद्रा का विकास। और दूसरा, मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण, ठीक है। अब आप बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलेगी, अब मुद्रा चलेगी, हार्ड करेंसी चलेगी, ठीक है, फिजिकल करेंसी चलेगी। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? जानते हैं हम क्यों हंस रहे हैं? आज का जो प्रबल सीरीज का एमसीक्यूज था ना, उसमें इसी दशावतार मंदिर को हम इंक्लूड कर रखे थे। कल इसका जो वीडियो है वो रिलीज होगा, ठीक है। कहेंगे तो आज भी डाल देंगे, मतलब आज हम सोचेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन कराना इज इम्पोर्टेंट। आज हम करने वाले थे गुप्ताज वाले वीडियोस को, और उसमें इस मंदिर की चर्चा की गई। हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि मंदिर निर्माण की क्या है, भारत में 3 शैलियां हैं, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया है वो है नागर, दक्षिण भारत है उसको बोलते हैं द्रविड़, और विंध्य से लेकर के तुंगभद्रा कृष्णा नदी तक का जो इलाका है उसको हम लोग बोलते हैं वेसर। वेसर या बैसर भी लिखे तो उसको मानना है, ठीक है। अब नागर मतलब क्या हुआ? नॉर्थ इंडिया हुआ। अब आप देखिए ना भाई कि इसमें से नॉर्थ इंडिया की जगह कौन कौन सी है? बादामी नॉर्थ इंडिया में है? नहीं। एहोल नॉर्थ इंडिया में है? नहीं। विरूपाक्ष मंदिर पदक्कल नॉर्थ इंडिया में है? नहीं। एक लौता दशावतार मंदिर है, और फिर करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? नागर शैली में सी, विरूपाक्ष। किनका मंदिर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ तो शिवालय लिखा हुआ है तो आपको पता चल नहीं जाएगा कि भैया शिवालय मतलब शंकर जी का। विरूपाक्ष दक्षिण भारत में भगवान शिव के एक अवतार को माना जाता है विरूपाक्ष, पहला चीज जानेंगे। उनकी शादी हुई पंपी से, और पंपी एक तरीके से माता सती या माता पार्वती का अवतार माना जाता है। और इसी पंपी नाम से आगे जाकर के एक शब्द डिराइव हुआ हम्पी, और हम्पी राजधानी रहा हुआ है किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। और तभी हम क्लेम करते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन भी आप करेंगे ना, तो हम प्रयास करेंगे कि हर क्वेश्चन में 8-9 और फैक्ट्स आपको बताएं। तो इसीलिए एक और फैक्ट जानेंगे कि पंपी देवी के बर्थ
देव वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया जाता था कि रामनवमी वगैरह का या सिंपली नवमी का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से विजयनगर एम्पायर में मनाया जाता था। ये जितने फैक्ट हम बता रहे हैं ये सब नई वाली एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आपको जानना चाहिए, आपसे बीपीएससी में पूछ देंगे। अब बात करते हैं दशावतार मंदिर देवगढ़ की। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये है कहां पर, थोड़ा पेन बदलते हैं, मूड भी बदलेगा। ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। सिग्निफिकेंस क्या है इस मंदिर में, ये किस कालखंड का है, अभी हम आपको क्या बताएंगे। आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले थे गुप्त काल वंश का, तो दैट मीन्स गुप्त कालीन है। गुप्त काल में क्या हुआ है कि बहुत सारी जो आपको ये है ना, बहुत सारी मंदिर है वो ईंटों की बनी हुई है। यहाँ की दो मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है। एक शेष नाग पर, दशावतार मतलब क्या हुआ, भगवान विष्णु के तो 10 अवतार है ना, तो शेष नाग पर सैया करते हुए मतलब लेटे हुए भगवान विष्णु, और दूसरा है नर नारायण। अब भाई नर नारायण का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी एक छोटा सा कहानी है, जान लीजिए, ठीक है। माना जाता है कि पिछले एक राक्षस था जिसका नाम था सहस्त्र कवच, नाम इसलिए हुआ, ठीक है, जम्बोधव नाम था लेकिन उसका नाम सहस्त्र कवच इसलिए हुआ, सहस्त्र मतलब हजार, कवच मतलब आर्मर, ठीक है, प्रोटेक्टर। इसलिए ऐसा नाम पड़ा बिकॉज वो ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो किसी को नहीं करेंगे। तब वो बोला कि ऐसा वरदान हमको दे दो कि 1000 हमको क्या दे दो, कवच, और मेरा कवच वही आदमी तोड़ सके जो 1,00,000 वर्षों तक तपस्या कर सके। ब्रह्मा जी बोले जाओ ले जाओ। राक्षस बोला कि भाई चलो 1000 गुने 1,00,000 साल तो हम जिएंगे। देवताओं ने एक सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, और यही सारा एक्सप्लेनेशन हम कल वाले वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, हमको रिपीटेड भी लग रहा है ये बोलने में, बट एनीवे, तो देवताओं ने बोला कि देवभूमि उत्तराखंड में जो आदमी आपको बद्रीनाथ के पास एक दिन भी तपस्या करेगा, उस आदमी को वरदान होगा, वो 1,00,000 वर्षों की तपस्या का उसको पुण्य मिलेगा। तो नर नारायण में से एक तपस्या पर बैठता था, दूसरा जाके राक्षस से लड़ता था, उसका एक कवच तोड़ देता था। अगले दिन वो आकर के तपस्या पर बैठ गए, नर नारायण में से दूसरे गए जाके एक कवच तोड़ दिए। ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ दिए गए। आखिरी कवच देख करके राक्षस भाग गया, सूर्य देवता की शरण में आया। सूर्य देवता बोले कि प्रभु ठीक है, नारायण मतलब भगवान विष्णु बोले कि अब आ गया शरण में, छोड़ दो, गलीज आदमी है, कमीना आदमी है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ, फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं, बट इसको तुमको हमको सरेंडर करवाना होगा। और कर्ण माना जाता है कि अगले जन्म में उसी सहस्त्र कवच आपको राक्षस का पुनर्अवतार था, इसीलिए कर्ण जो है वो एक कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ था। यहाँ आते हैं, करेक्ट आंसर दशावतार मंदिर ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर है शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति या नर नारायण की मूर्ति, और यही आपको नागर शैली है। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 प्रमुख रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। अब जैनिज्म में हम लोगों ने क्या बात किया हुआ है कि इनके अरिष्टनेमी प्लस ऋषभ देव का रेफरेंस कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में जाकर के जब थोड़ा धार्मिक झगड़ा जैनों और हिंदुओं में प्रारंभ हुआ ना, तो हिंदुओं ने कहना शुरू किया कि भाई तुम लोग उतने पुराने नहीं हो। जैनियों ने कहा कि देखो हमारे लोगों के नाम भी तुम्हारे धर्म में है, तो इसका मतलब देवताओं में ये लोग बिलीव करते होंगे, ठीक है। अगला चीज की मनुष्य, भाई मनुष्य, हम सारे लोग मनुष्य हैं तो मनुष्यों में तो यकीन करेंगे ना। तीसरा फ्लोरा एंड फोना, पशु और पादप, इसको बोलते हैं त्रियंच, इसमें भी ये लोग बिलीव करते हैं। और चौथा बिलीव करते हैं नरक में, कि आप बुरे काम करेंगे तो नरक योनि में जाएंगे। यक्ष पूजा वगैरह का उल्लेख तो मिलता है जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में तो बहुत ज्यादा, लेकिन यक्ष के ऊपर ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब कैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्लास में हम आपको नहीं बोल रखे हैं कि जैनिज्म को किसानों ने बहुत ज्यादा नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि जीव जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीवन है। इसीलिए जो अच्छे वाले जैनी लोग होते हैं वो लोग अन्न की जगह, मतलब अच्छा बुरा क्या, पार्डन में मेरी गलती है, वो लोग क्या करते हैं कि सूखे हुए मेवे खाते हैं। गांधी जी खुद जैन दर्शन से आपको प्रभावित थे। आपको बजाज जैसे या आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन बिरला वगैरह के साथ इनकी दोस्ती थी, वो लोग इनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर के आते थे, ठीक है। आंसर होगा यक्ष। यही रीजन है कि वैश्य कम्युनिटी, जिसको कि आपको हिंसा नहीं करनी पड़ती, बिकॉज आप क्षत्रिय है तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी, युद्ध में जाएंगे दूसरों को मारेंगे। ब्राह्मण, हम लोगों ने बात किया हुआ कि ऋग्वेदिक ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, लेकिन पोस्ट वैदिक ब्राह्मण्स ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स के नाम पर पशुओं की बलि देना शुरू किया, और यही कारण है कि भाई वो लोग भी बाद के पूर्णतया अहिंसक नहीं रह गए थे। किसान तो हो ही नहीं सकता भाई, उसको तो फसल पकने पर फसल को काटना होगा ना।
तो यक्ष 4 रूपों में से नहीं है, करेक्ट आंसर बी। बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्ली शालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? क्लास में सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हम नहीं बताएं, चलिए हम बोलते हैं, लेकिन बाघ गुफा के बारे में तो बताएं ना कि जो आदिम मानव है उससे संबंधित इस देश में 3 जगहों को जानेंगे। एक तो बाघ, दूसरा भीमबेटका, कहां पर है ये? एमपी। खोजा गया है 1950 के दशक में 55-56 में विष्णु कानकरकर के द्वारा, ठीक है। और तीसरा कौन सा? लखू दियार। लखू दियार कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो भाई सब आदिम मानव का है। आदिम मानव मतलब समझना 10,000 साल पहले, जब भगवान बुद्ध नहीं थे। सनातन संस्कृति के भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है। तो अगर उस समय हम लोग हुला लाला हु करते हुए जंगली लोग थे ना, तो भगवान बुद्ध तो 10,000 साल पहले नहीं थे, उनका चित्रण कैसे कोई करेगा? हम आप अभी चित्रण कर देंगे क्या कि 35वीं सदी में कौन सा आदमी पैदा होगा? नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। सनातन संस्कृति के भी कोई प्रमाण नहीं है, तो भैया शिव और पार्वती इनके चित्रण को भी आप गलत साबित करेंगे। और समुद्र मंथन भी हिंदुओं की ही कहानी है, तो दैट मीन्स इसके भी एग्जाम्पल कम है। और ये हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से बता रहे हैं, मिथोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो चीजें अलग होंगी, क्योंकि सनातन संस्कृति का मतलब भी होता है कि एक ऐसी संस्कृति जिसका न कभी प्रारंभ हुआ है न कभी अंत। यहाँ पर आदि मानवों को हुला लाला हु करते हुए दिखाया गया, नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, हंटिंग करते हुए, जानवरों का शिकार करते हुए, तो करेक्ट आंसर फिर होगा ए। अगला देखिए, भारत में स्थानीय मान पद्धति, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? एक कहीं पे भी लिखेंगे तो ये एक होगा, दो कहीं पे भी लिखेंगे दो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1.1 लिखेंगे ना, तो फिर उसका प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगा, ये दूसरे वाले 1 का। अब ये 1 को इंडिकेट नहीं करेगा, बल्कि 1 के 10वें हिस्से को इंडिकेट करेगा। 1.2 अगर आपने लिखा ना, तो ये 2 नंबर 2 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि 1/5वें हिस्से को इंडिकेट कर रहा है। तो प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि भाई आगे जाकर के गुप्त काल के समय में बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, ठीक है। ब्रह्मगुप्त आए, सबसे बढ़ के आर्यभट्ट आए, वराहमिहिर आए। इन लोगों ने प्लेस वैल्यू को क्या किया? इसके ऊपर काम किया। इससे संबंधित जो पहला आपको अभिलेख देखने को मिलता है वो गुजरात के मनकनी पट्टिकाओं में देखने को मिलता है, सही है। अब कोई सी भी चीज अगर 5वीं 6वीं शताब्दी में इजाद की जाएगी, तो 9वीं शताब्दी आते आते तो पूरे भारत में इसको फैल ही जाना चाहिए, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में से स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। हम लोगों को पता है ना कि भैया हम लोगों के सांस्कृतिक रिलेशन से आपको दक्षिण पूर्व एशिया वालों के साथ श्री विजय आप साम्राज्य वगैरह को याद करिए, श्रीलंका वालों के साथ हमारे रिलेशन से। करेक्ट आंसर तीनों होगा डी, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन। हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तकली की प्रचुर उपलब्धता है, ठीक है, लेकिन चरखा अनुपलब्ध है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, कोई महात्मा गांधी वगैरह नहीं थे। आंशिक बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है, उन्होंने बात किया ना कि 16 डेज उनका काउंटिंग था, मोहरें मिली हुई है, सीलें मिली हुई है, तो ये भी सही है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि हिंदी माध्यम के बच्चे थोड़े तो घाटे में रहते हैं। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है पकी हुई ईंटें, इंग्लिश देखिए क्या लिखा हुआ है, बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। अब हिंदी में पकी हुई ईंटें बेक्ड ब्रिक को भी लिखेंगे और आपको बॉन्ड ब्रिक्स को भी लिखेंगे, लेकिन हम लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है पकी हुई ईंटों के लिए, बेक्ड ब्रिक्स के लिए तो एज सच इजिप्ट वाले या मिस्र वाले जाने जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा फिर क्या हो रहा होगा? आपका गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तीसरा वाला अगर गलत स्टेटमेंट हो गया तो फिर तब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्का आंदोलन के बारे में पूछ रखा है। इक्का आंदोलन मतलब क्या समझना है? मदारी पासी, ठीक है। कहां शुरू हुआ? लखनऊ के आसपास के जिलों में शुरू हुआ, जैसे बाराबंकी हुआ, ठीक है। बाराबंकी जैसे जिलों में, सीतापुर जैसे जिलों में हुआ, बाद में लखनऊ में भी फैला, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? और 1920 के दशक की कहानी है। बारडोली आंदोलन मतलब क्या? 1928। लीड करने वाले व्यक्ति कौन है? सरदार पटेल हैं, यहीं पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी।
इस जगह पर अंग्रेज क्या करते थे कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन वगैरह लेते थे। यहाँ की जनता जो रंग में काली थी उसको काली पराज कहते थे। काली पराज मतलब प्रजा शब्द मतलब पराज और काली मतलब काला कलर। गांधी आते हैं और इस यहाँ की जनता को बोलते हैं रानी पराज, मतलब जैसे भी लोग हैं दुष्ट अंग्रेजों ये तुम्हारे ही लोग हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा फिर सी वाला, बारडोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध अभियान था। आपको सरदार पटेल ने कहा कि भैया पानी वानी हो नहीं रहा है, हमारी फसल डूब रही है और तुम भू राजस्व बढ़ा रहे हो। जबकि एक्का आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था कि भाई बहुत ज्यादा बहुत कठोरता से बहुत आप स्ट्रिक्टली हमसे क्या कर रहे हो, इन चीजों को रिकवर कर रहे हो। 20वां देखिए, कूपों से जाने वाली सिंचाई ने कृषि को पलावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। सही स्टेटमेंट है। कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन इनमें से कौन सी सूचना उपर्युक्त कथनों का समर्थन करती है? जैसे पानी निकालने के लिए अश्म चक्र इस्तेमाल में लाया जाता था और आहाव इस्तेमाल में लाया जाता था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, ऋग्वेद में कुल्हाड़ी और दात्र या हंसिया जैसे उपकरणों के उपयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत इजीली लंबा चौड़ा यूपीएससी पूछेगा, एईडीओ का पेपर इकोनॉमिक्स का बहुत लंबा चौड़ा पूछेगा, बट उसमें भी कुछ चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे? ऋग्वेद में सप्त सिंधु की बात की गई है। सप्त सिंधु मतलब क्या हुआ? इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। 5 ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या हो गया? झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया और प्लस एक सरस्वती नदी। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि पोस्ट वैदिक एरा में आकर के ही तो क्या हुआ है ना कि भैया गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें लोहे के हथियारों जैसे कुल्हाड़ी या हसिया के सहारे आर्यों ने क्या किया है कि भैया उन लोगों ने पूरे जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि को बना दिया। तीसरा वाला, ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए, हमदबुल ऊबड़ वाले बैल की वो लोग पूजा करते थे, उसको पायस पवित्र मानते थे। तो ये तीसरा तो सही होगा, लेकिन ये दूसरा ऋग्वेदिक कालखंड के लिए नहीं। ये किस चीज के लिए ज्यादा सही अप्रोप्रिएट होगा? तो ये पोस्ट वैदिक के लिए ज्यादा सही होगा। फिर 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। यही हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। फिर जो रेगुलर वाला सेशन है उसको हम कल अपलोड कर देंगे और आप लोगों को लगता है कि वो भी सेशन अगर अपलोड होना चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा 4-5 लोग, उसको भी हम अपलोड अभी के अभी कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर फिर वही गुप्तकालीन हम करने वाले थे, ठीक है, कर भी दिया, मतलब उसको केवल अपलोड करना है। अगला चैप्टर वही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बीपीएससी 72 के लिए कमर कस लीजिए, कम से कम 8-9 घंटे पढ़िए, महादेव की असीम अनुकंपा होगी और आप अपने प्रयास बल से आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। हर हर महादेव।